जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और उससे हमें पता लगा था भाई ईथर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद में हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, जो दो फ्रेम हैं, दो इनर्शियल फ्रेम हैं, एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इनके जो कोऑर्डिनेट होंगे किसी पॉइंट पी के लिए कुछ कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड एंड टी, और एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इनके बीच में एक रिलेशन हमने फाइंड किया था। वो रिलेशन ये है, इसे हम कहेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिविस्टिक केस के लिए, ठीक है। रिलेटिविस्टिक केस मतलब जहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है, हाई वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गामा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √1 - v²/c²। यदि v की वैल्यू बहुत c से बहुत ज़्यादा कम होती है तो उस केस में गामा की वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी। गामा 1 हो जाएगा तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू c से बहुत कम हो जाएगी, गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्लासिकल केस है, जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसके कुछ फिनोमिना हैं, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसके कुछ फिनोमिना हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। वो हमारे पास है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन। वो यहीं से हम प्रूव करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से। इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम एस प्राइम फ्रेम है, एक एस फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। इस एस प्राइम फ्रेम के अंदर कोई रोड रखी हुई है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जो वो रोड है उसकी जो लेंथ है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेंथ हमें छोटी दिखाई देगी रोड की। मूविंग रोड है उसकी लेंथ हमें स्मॉल दिखाई देती है यदि बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है। ये इसका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और सेकेंड इसका कॉन्सिक्वेंस है टाइम डायलेशन, ठीक है। एक इवेंट हो रहा है, मतलब जो टाइम इंटरवल है, जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो दो इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल है वो हमेशा कम होगा, स्लो होगा, मतलब वहाँ पे टाइम स्लो चलेगा, टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा, ठीक है। टाइम स्लो चलेगा, टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा। इसको हम प्रूव करेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या है टाइम इंटरवल और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों के बारे में तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। देखो इसमें एक चीज़ बतानी रह गई थी, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन थी हमारे पास। मान लो एक फ्रेम है एस फ्रेम, इसमें कुछ पॉइंट और बताने रह गए थे। ये एस फ्रेम है, इसमें दो इवेंट हो रहे हैं। मान लो एक फर्स्ट इवेंट है और एक सेकंड इवेंट है, दो इवेंट हो रहे हैं। यदि दोनों इवेंट सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, सेम पोजीशन का मतलब डेल्टा एक्स 0 है, डेल्टा वाई 0 है और डेल्टा जेड 0 है। यदि दो इवेंट सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, पोजीशन सेम है, तो इन दोनों को हम कहेंगे को इवेंट। को लोकलिटी भी कह सकते हैं या को लोकल इवेंट भी कह सकते हैं। और यदि ये दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं, मतलब टाइम का डिफरेंस भी 0 है, तो इन्हें हम कहेंगे साइमल्टेनियस। तो दो इवेंट है जो सेम पोजीशन पे हो रहे हैं उन्हें कहेंगे को लोकल, और दो इवेंट यदि सेम टाइम पे हो रहे हैं उसे कहेंगे साइमल्टेनियस। यदि सेम पोजीशन और सेम टाइम दोनों पे हो रहे हैं, ठीक है, पोजीशन भी सेम है टाइम भी सेम है, तो इसे कहेंगे कोइंसिडेंट। इन इवेंट को कहेंगे हम कोइंसिडेंट। सेम टाइम में हो रहे हैं और सेम स्पेस में हो रहे हैं, स्पेस में एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं और सेम स्पेस में हो रहे हैं, सेम टाइम में हो रहे हैं, मतलब कोलोकल भी और साइमल्टेनियस भी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा। यदि इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास एक मूविंग फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम है, विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो इस फ्रेम में जो ये दो इवेंट एस फ्रेम में हो रहे हैं जो को लोकल है, तो जरूर नहीं है इस फ्रेम में भी वो को लोकल होंगे। इस फ्रेम में हो सकता है उनकी पोजीशन अलग अलग हो, और इस फ्रेम में जो दो इवेंट साइमल्टेनियस है, हो सकता है इस फ्रेम में वो दोनों इवेंट साइमल्टेनियस ना रहे, टाइम का डिफरेंस आ जाए। लेकिन इस फ्रेम में जो इवेंट को लोकल भी है, साइमल्टेनियस भी है, मतलब को इंसिडेंट है, तो इसी फ्रेम में जो एस प्राइम फ्रेम है, इस फ्रेम में भी दोनों जो इवेंट होंगे वो को इंसिडेंट होंगे। तो ये यहाँ पे इनवेरिएंट रहेगा। जो कोइंसिडेंट है
वो यहाँ कोई दो इवेंट कोइंसिडेंट है तो इस फ्रेम में भी दो इवेंट कोइंसिडेंट होंगे। मतलब यदि डेल्टा एक्स जीरो, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा जेड जीरो, डेल्टा टी जीरो है, ये चारों क्वांटिटी जीरो है, तो इस फ्रेम में भी डेल्टा एक्स प्राइम जीरो होगा, डेल्टा वाई प्राइम जीरो होगा, डेल्टा जेड प्राइम जीरो होगा और डेल्टा टी प्राइम जीरो होगा। ठीक है, ले कोलोकल भी होना चाहिए, साइमल्टेनियस भी होना चाहिए, मतलब कोइंसिडेंट इवेंट है तो एस प्राइम फ्रेम में भी दोनों इवेंट कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब है इसमें सेम पोजीशन पे होंगे और सेम टाइम पे होंगे। ये कब होगा? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है। यदि कोई इवेंट कोलोकल है तो जरूरी नहीं है इसमें भी कोलोकल हो, कोई इवेंट साइमल्टेनियस है तो जरूरी नहीं है इसमें साइमल्टेनियस हो, या इसमें कोलोकल हो तो जरूरी नहीं उसमें कोलोकल होगा। लेकिन दोनों एक साथ है तो दोनों कोइंसिडेंट है तो दोनों कोइंसिडेंट होंगे। तो देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक्स प्राइम गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर। यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं। देखो डेल्टा एक्स प्राइम क्या आएगा हमारे पास? डेल्टा एक्स प्राइम आएगा गामा डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी, डेल्टा वाई प्राइम आएगा डेल वाई, डेल्टा जेड प्राइम आएगा डेल्टा जेड और डेल्टा टी प्राइम आएगा हमारे पास गामा डेल्टा टी माइनस वी बाय सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। ठीक है, यदि यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो है लेकिन डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो है तो डेल्टा एक्स प्राइम जीरो नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा टी पे। और डेल्टा एक्स जीरो होने से डेल्टा एक्स प्राइम जीरो नहीं होगा, डेल्टा टी को भी जीरो होना पड़ेगा। मतलब वो इवेंट साइमल्टेनियस भी होना चाहिए, को लोकल भी होना चाहिए, तब यहाँ पे डेल्टा एक्स प्राइम जीरो होगा और डेल्टा टी प्राइम भी जीरो होगा। डेल्टा टी प्राइम सिर्फ डेल्टा टी जीरो होने से जीरो नहीं हो जाएगा, डेल्टा एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा। तो यदि दोनों इवेंट वो को लोकल भी है, साइमल्टेनियस भी है, तभी वो मूविंग फ्रेम में, इनर्शियल मूविंग फ्रेम में को लोकल होंगे और साइमल्टेनियस होंगे, मतलब कोइंसिडेंट होंगे। सिर्फ को लोकल है तो जरूर नहीं उसमें को लोकल होगा, सिर्फ साइमल्टेनियस है तो जरूर नहीं उसमें साइमल्टेनियस होगा। ठीक है, तो दोनों होने ज़रूरी है। जो इनवेरिएंट क्वांटिटी है वो हमारे पास ये कोइंसिडेंट है। यदि यहाँ कोइंसिडेंट है तो यहाँ भी दोनों इवेंट कोइंसिडेंट होंगे। अब हम बात करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, इसको नोट कर लो। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे बेसिकली IIT JEM या नेट में कोई भी क्वेश्चन बनता है वो या तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से बनता है, टाइम डायलेशन से बनता है, या जो हम आगे करेंगे रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास रिलेशन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। और क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी डिटेल में करेंगे। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के होंगे यहाँ पे। अब इतनी थ्योरी पढ़ के तुम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे एक अलग तरीके से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इस पर और काफ़ी क्वेश्चन करने चाहिए हमें इस पर, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरी से थोड़े से हट के होते हैं। वहाँ पे प्लस माइनस साइन का तुम्हें कन्फ्यूज़न रहता ही है हमेशा स्टूडेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे करेंगे हम इसमें। तो ये है हमारे पास एस फ्रेम, एक एस प्राइम फ्रेम है। ठीक है, एस प्राइम फ्रेम में मान लो एक रोड है जो रेस्ट पोजीशन पे है, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और एस फ्रेम है वो एस प्राइम फ्रेम में एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s, और जो s के रिस्पेक्ट में जो रोड है वो भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब s प्राइम फ्रेम में जो रोड है रेस्ट पोजीशन पे है, s प्राइम फ्रेम में जो रोड है रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है तो उसकी एक लेंथ होगी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्राइम x2 प्राइम। तो इसकी जो लेंथ होगी L0, प्रॉपर लेंथ कहेंगे इसे हम, प्रॉपर लेंथ। जो रेस्ट पोजीशन में जो इसकी लेंथ होगी रेस्ट फ्रेम में, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है उस फ्रेम में इसकी जो लेंथ होगी वो होगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। हमें निकालनी है इस फ्रेम में, इस फ्रेम में रोड है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इस फ्रेम में इसकी लेंथ क्या होगी? तो हमें बेसिकली क्या निकालने हैं? इस रोड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 कोऑर्डिनेट, और इस रोड का x2 कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 और x2 कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, और x2 माइनस x1 कर देंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, x2 माइनस x1 कर देंगे, लेंथ आ जाएगी। और हमें पता है यहाँ पे हम जब मेजर करेंगे, जब रोड की लेंथ मेजर करेंगे हम सेम टाइम पे मेजर करेंगे।
ऐसे नहीं है अलग अलग टाइम पे मेजर करेंगे, अलग अलग टाइम पे मेजर करेंगे तो रोड की जो लेंथ है वो सही नहीं आएगी हमारे पास। तो इस एस फ्रेम में हम जो x1 और x2 पॉइंट फाइंड करेंगे वो सेम टाइम पे फाइंड करेंगे। t1 और t2 टाइम है, यहाँ पे t1 टाइम, यहाँ पे t2 टाइम, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम टाइम पे हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास क्या है, x2 प्राइम क्या है हमारे पास, x2 प्राइम है गामा x2 माइनस v, देखो गामा x माइनस वी टी होता है ना, वी टी, x1 प्राइम होगा हमारे पास गामा x1 माइनस वी टी, तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम क्या आएगा, गामा x2 माइनस x1, तो ये तो है L नोट, तो x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास L नोट अपॉन गामा, तो इसको लिख देंगे L नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। जो L लेंथ होगी हमारी S फ्रेम में L नोट अपॉन गामा है ना, गामा क्या होता है, ये ऐसे नहीं आएगा, गामा होता है 1 बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो ये लेंथ होगी हमारी रोड की, ठीक है। और ये जो लेंथ गामा की वैल्यू 1 से कम ही होगी, गामा की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी। 1 कब होगी गामा की वैल्यू, जब v की वैल्यू 0 है, और v की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो गामा की वैल्यू 1 से कम होगी, गामा की वैल्यू 1 से कम होगी तो जो रोड की लेंथ है वो L नोट से कम होगी, तो जो L लेंथ है वो L नोट से कम होगी, जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो मूविंग फ्रेम में यदि कोई रोड है वो मूव कर रही है और हम रेस्ट पोजीशन पे हम मूव करती हुई रोड को मेजर कर रहे हैं उसकी लेंथ को, तो हमें वो जो रोड है वो छोटी दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगी, ठीक है। और S प्राइम फ्रेम में उसकी लेंथ L नोट है, तो S फ्रेम में हमें उसकी लेंथ दिखाई देगी L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में ऐसा होगा, ठीक है। यदि रोड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, मान लो ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ये इस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये जो स्क्वायर है हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, इसकी जो ये साइड है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो वाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये L नोट मान लो, L नोट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, मतलब मोशन की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मूविंग रोड है यदि हम उसको रेस्ट पोजीशन में हमारे रिस्पेक्टिव में मेजर करें तो वो हमें उसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी, मतलब छोटी दिखाई देगी, रोड की कुछ लेंथ है वो कम दिखाई देगी। सिमिलरली हम S प्राइम फ्रेम में कोई रोड है वो S फ्रेम में रेस्ट पोजीशन में है, S प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो S प्राइम फ्रेम में हम रोड की लेंथ को मेजर करेंगे तो S फ्रेम में रोड की लेंथ हमें, जो S प्राइम फ्रेम में रोड की लेंथ हमें छोटी दिखाई देगी, कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी, ठीक है। मतलब यदि हम रोड मोशन में है या हम मोशन में है तो हमें जो रोड की लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी। यदि हम रोड के साथ साथ मूव कर रहे हैं रोड के फ्रेम में तो हमें उसकी प्रॉपर लेंथ दिखाई देगी, इसे हम कहेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से मेरे को लग रहा है नहीं तुम्हें 15 से 20% भी क्लियर होगा, क्योंकि हाँ सिंपल सा लग रहा है, ये इतना सिंपल है नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा हम किस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या। बात करते हैं हम टाइम डायलेशन की। टाइम डायलेशन ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो वही हमारे पास एक S फ्रेम है, एक S प्राइम फ्रेम है, S प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो S प्राइम फ्रेम में मान लो दो इवेंट हो रहे हैं सेम पोजीशन पे, इस पोजीशन पे x प्राइम पोजीशन पे, ठीक है, x प्राइम पोजीशन पे दो इवेंट हो रहे हैं हमारे पास। ये जो एक इवेंट है वो t1 प्राइम टाइम पे हो रहा है और दूसरा इवेंट है वो t2 प्राइम टाइम पे हो रहा है, और इन दोनों का जो टाइम इंटरवल है t नोट वो है t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, ठीक है। एक S प्राइम फ्रेम है, एक मूविंग फ्रेम है, उस मूविंग फ्रेम के अंदर दो इवेंट हो रहे हैं एक ही पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन के ऊपर, और अलग अलग टाइम इंटरवल में हो रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन पोजीशन सेम है, मतलब को लोकल है, जो इवेंट है वो को लोकल है, लेकिन टाइम साइमल्टेनियस नहीं है, दे आर नॉट साइमल्टेनियस बट को लोकल है। तो S फ्रेम में वो को लोकल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि S प्राइम फ्रेम में वो साइमल्टेनियस नहीं है। यदि कोइंसिडेंट होते तो कोइंसिडेंट होते यहाँ पे, ठीक है, फिर वो को लोकल भी होते, साइमल्टेनियस भी होते, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास को लोकल तो है लेकिन साइमल्टेनियस नहीं है, तो इस फ्रेम में वो को लोकल नहीं होंगे,
ठीक है, जरूरी नहीं है को लोकल हो। एस फ्रेम में हमें टाइम कैलकुलेट करना है, इन दोनों का टाइम इंटरवल क्या होगा। एस फ्रेम में जो टाइम इंटरवल है उसको लिख लिया हमने T2 माइनस T1। पहला इवेंट हो रहा है वो T1 टाइम पे हो रहा है, दूसरा इवेंट हो रहा है T2 टाइम पे हो रहा है, लेकिन अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं, पोजीशन अलग अलग हो सकती है, x1 एंड x2 पोजीशन हो सकती है दोनों इवेंट की। इसमें को लोकल है तो जरूरी नहीं उसमें भी को लोकल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टाइम। हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता है, टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है। देखो टाइम हमारे पास है टी प्राइम इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है। एस प्राइम फ्रेम में वो सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम में वो सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एस फ्रेम में तो वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, एस फ्रेम में तो वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू होगी। लेकिन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी गामा टी प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर। T1 होगा यहाँ पे हमारे पास गामा T1 प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर। T2 होगा हमारे पास गामा T2 प्राइम वी एक्स प्राइम बाय सी स्क्वायर। ये देखो ये पोजीशन सेम है, T1 और T2 टाइम अलग अलग है, T1 T2 टाइम अलग अलग है, T1 प्राइम T2 प्राइम भी टाइम अलग अलग है, लेकिन सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, सेम पोजीशन पे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है भी यहाँ भी वो सेम पोजीशन पे होंगे, तो हमें यहाँ पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली नहीं लगा सकते, ये वाली लगाएंगे तो हमें एक्स की अलग अलग वैल्यू नहीं पता कौन सी अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ तो सेम पोजीशन पे हो रहे हैं लेकिन यहाँ अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं। यदि यहाँ से देखें हम ट्रांसफॉर्मेशन T1 प्राइम गामा T1 माइनस वी एक्स1 बाय सी स्क्वायर, T2 प्राइम गामा T2 माइनस वी एक्स2 बाई सी स्क्वायर, लेकिन x1 और x2 की हमें वैल्यू नहीं पता है कौन सी अलग अलग पोजीशन पे हो रहे हैं, हमें क्या पता है वो, ठीक है। और हमें पता है जो इवेंट एस प्राइम फ्रेम में सेम पोजीशन पे हो रहे हैं, तो टाइम डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। T2 माइनस T1 क्या आएगा हमारे पास, T2 माइनस T1 आया, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो गामा T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, और ये T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम हमारा प्रॉपर टाइम है, एक्चुअल टाइम। जिस फ्रेम में ये इवेंट हो रहे हैं उस फ्रेम में टाइम इंटरवल दो इवेंट के बीच का, इसे कहेंगे प्रॉपर टाइम, तो गामा टी नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये तो है टाइम इंटरवल एस फ्रेम में, और ये है टाइम इंटरवल एस प्राइम फ्रेम में। मतलब रेस्ट पोजीशन में जो टाइम इंटरवल वो ये है, मूविंग पोजीशन में जो टाइम इंटरवल है ये है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो टी नोट से जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो टो की वैल्यू होगी वो टी नोट से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो दो इवेंट के बीच में हमें टाइम दिख रहा है 5 सेकंड, 5 सेकंड पहले सेकंड पे एक इवेंट हुआ, फिर 5 सेकंड बाद में दूसरा इवेंट हुआ, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो 5 सेकंड है, दोनों इवेंट के बीच का गैप 5 सेकंड। लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो 5 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो क्लॉक है वो स्लो चलती है। देखो इवेंट तो दोनों सेम हो रहे हैं, एक इवेंट हो रहा है फिर दूसरा इवेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो टाइम होगा दोनों इवेंट के बीच का इंटरवल होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल कम है। मतलब जो फ्रेम मूव कर रहा है, मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक होती है वो थोड़ी स्लो चलती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। मूविंग क्लॉक है जो मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक है, इसको याद रखना, मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक है वो स्लो चलती है। क्लॉक स्लो चलने का मतलब ये नहीं है हमारी जो एक्चुअल फिजिकल क्लॉक है जो हमने हाथ में बांध रखी या दीवार पे वो क्लॉक लग, वो स्लो नहीं, कंप्लीट प्रोसेस, पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, सब कुछ स्लो हो जाता है, सारे सिस्टम, सारे फिजिकल फिनोमिना, सारे बायोलॉजिकल फिनोमिना, सब कुछ स्लो हो जाता है। मतलब उससे हम क्लॉक कहेंगे, वो स्लो हो जाता है, मतलब प्रोसेस स्लो हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो जो मूविंग क्लॉक है, मूविंग फ्रेम में जो क्लॉक है वो स्लो चलती है, बहुत ही हाई स्पीड से फ्रेम मूव कर रहा है तो उसकी जो क्लॉक है वो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी, वहाँ पे टाइम बीतेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो इस फ्रेम में होगा उसको ऐसा नज़र नहीं आएगा, उसको तो ऐसे लगेगा भाई सिंपल ही चल रहा है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा स्लो होगी, उसको फील नहीं होगा। लेकिन जो इस फ्रेम में होगा उसको ये सब फील होगा, वो ऑब्जर्व करेगा। और सिमिलरली हम कह सकते हैं जो इस फ्रेम में आदमी बैठा होगा उसको ये दोनों इवेंट है
ये दोनों इवेंट इसके रिस्पेक्ट में एस प्राइम के रिस्पेक्ट में एस फ्रेम माइनस वी वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो दो इवेंट हो रहे हैं इस फ्रेम में, ठीक है, वहाँ उन दोनों का जो टाइम इंटरवल है इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, ठीक है, सॉरी कम होगा, इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब ये कह सकते हैं मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम में जो टाइम इंटरवल है वो कम होता है, ठीक है, मूविंग फ्रेम में टाइम इंटरवल कम होता है। और जो रेस्ट फ्रेम पे है, जो रेस्ट फ्रेम में कोई पोजीशन है, रेस्ट फ्रेम में हम मेज़र कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा हमें, टाइम इंटरवल का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास टाइम डायलेशन में, मतलब क्या है इसमें बेसिकली यही है, जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो क्लॉक है वो स्लो चलती है। एक सिंपल लाइन यही है, जो मूविंग फ्रेम है इस लाइन को हमेशा याद रखना, इस लाइन से ही क्वेश्चन होने वाले हैं तुम्हारे। जो मूविंग फ्रेम है उसमें जो क्लॉक है हमेशा स्लो चलती है, ठीक है, मूविंग फ्रेम में क्लॉक हमेशा स्लो चलती है। इसका एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, डीके ऑफ पायोन या डीके ऑफ मेसोन पार्टिकल, जिसको इसको प्रूफ करता है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो टाइम डायलेशन का, डीके ऑफ पायोन, डीके ऑफ पाई मेसोन, पाई पॉजिटिव पार्टिकल या डीके ऑफ पायोन भी कह देते हैं, डीके ऑफ मेसोन पार्टिकल भी कह देते हैं। जो मेसोन पार्टिकल डीके होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है, उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम, जो उसका हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है 1.8 इंटू 10 टू पावर, इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ तुम्हें, 1.8 इंटू 10 टू पावर -8 सेकेंड, ये इसका हाफ लाइफ टाइम होता है। और ये जो डीके होता है पायोन का, ये जो पायोन पार्टिकल है ये बनता है एक्सीलरेटर में, जब हम प्रोटॉन को टकराते हैं आपस में, दो प्रोटॉन पार्टिकल को आपस में टकराते हैं तो वहाँ से एक पायोन पार्टिकल हमें मिलता है। ये पार्टिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो पायोन हमें मिलता है उसकी वेलोसिटी होती है 0.99 c, 0.99 c इसकी वेलोसिटी होती है। इस स्पीड से ये मूव करता है एक्सीलरेटर के अंदर, इस स्पीड से मूव करता है, इसकी हाफ लाइफ इतनी होती है, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस चल के, देखो हाफ लाइफ का मतलब है जितने पायोन निकले, मान लो 100 पायोन निकले तो इतने टाइम के बाद हमारे पास 50 पायोन ही रह जाएंगे। यदि किसी प्रोसेस में 100 पायोन, हमें जो पायोन का जो फ्लक्स है, मेसोन का जो फ्लक्स है, पार्टिकल का जो फ्लक्स है, उसमें 100 पार्टिकल थे तो इतने टाइम के बाद 50 ही रह जाएंगे। ये है हमारे पास हाफ लाइफ। तो कितनी डिस्टेंस चलेंगे वो एक्सीलरेटर के अंदर, एक्सीलरेटर के अंदर कितनी डिस्टेंस चलेंगे जब वो 50 पार्टिकल रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 c इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर -8 c, 10 टू पावर 8 मीटर, सॉरी सेकेंड। तो कितना रह जाएगा हमारे पास 0.993 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर -8। तो ये चलेगा लगभग 5.35 या 4 मीटर, लगभग इतनी मीटर चलेंगे। मतलब यहाँ से पायोन पार्टिकल, यहाँ पे 100 पायोन हमारे पास बने एक्सीलरेटर के अंदर, ये 5.35 मीटर चलने के बाद 50 रह जाएंगे, जो इनका फ्लक्स है वो हाफ रह जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को यदि हम देखें, उसका जो डिके टाइम है वो इतना है तो 50 रह जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और मिला, प्रैक्टिकली हमें ये मिला जो 100 पायोन हैं वो लगभग 35 मीटर चलने के बाद लगभग 40 से 45 रह जाते हैं। उनका जो फ्लक्स है वो 40 से 50% रह जाता है 35 मीटर चलने के बाद। और ये क्यों, कैसे होगा ये कैसे होगा? क्योंकि वो मूविंग है, जो पायोन है वो मूव कर रहा है, वो मूविंग फ्रेम में है, मूव कर रहा है और बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उनका जो डिके टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कितना इंक्रीज़ हो जाता है? T0 1 माइनस v²/c²। तो कितना हो जाएगा डिके टाइम उनका? 1 माइनस 0.99 c²। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास अराउंड 7 इंटू 1.8 इंटू 10 टू पावर -8, 7 टाइम लगभग उनका टाइम बढ़ जाएगा। उनका जो टाइम पीरियड है वो 7 टाइम बढ़ जाएगा, उनका जो डीके टाइम है वो 7 टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा अराउंड 35। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है टाइम डायलेशन का। जो इनका फ्लक्स एक्सपेरिमेंटली ये मिला, उनका जो डीके टाइम है वो है 1.8 इंटू 10 टू पावर -8 सेकेंड। तो वो 5 मीटर चलने के बाद ही आधे रह जाने चाहिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है वो 35 मीटर चलने के बाद लगभग आधे होते हैं। इसका मतलब उनका जो टाइम है वो मूविंग फ्रेम में बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम है, उनकी जो क्लॉक है वो स्लो हो चुकी है।
उनकी क्लॉक स्लो हो चुकी है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करते हुए यहाँ हमें मिलेंगे, थोड़ी सी और आगे जाके मिलेंगे, हमें 35 मीटर लगभग चलेंगे, फिर उनका जो डिके है वो हाफ होगा, ठीक है। 100 से 50 35 मीटर चलने के बाद रह जाएंगे। तो दिस इज़ दी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ टाइम डायलेशन। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे हम टाइम डायलेशन को प्रूव कर सकते हैं। हम बात करते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है एस फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम यू वेलोसिटी से, ठीक है। तो एस प्राइम फ्रेम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। एक एस फ्रेम है हमारे पास, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक एस फ्रेम है हमारे पास और एक एस प्राइम फ्रेम है। एस प्राइम फ्रेम इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और एस फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके 3 कंपोनेंट हैं, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप, यू जेड के कैप, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो। तो यहाँ पे जो यू एक्स होगा वो होगा डी एक्स बाई डी टी, यू वाई होगा डी वाई बाई डी टी, और यू जेड होगा डी जेड बाई डी टी, ठीक है। तो एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है एस फ्रेम के अंदर, तो एस प्राइम फ्रेम के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एस प्राइम फ्रेम के अंदर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसे लिखेंगे, उसकी जो यू एक्स प्राइम वेलोसिटी होगी वो होगी डी एक्स प्राइम बाई डी टी स्क्वायर डी टी प्राइम, ठीक है। और जो यू वाई प्राइम वेलोसिटी होगी वो होगी डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, और जो जेड कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का डी जेड प्राइम अपॉन डी टी प्राइम वेलोसिटी का। ये तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना है हमें डी एक्स प्राइम डी टी प्राइम डी वाई प्राइम डी टी प्राइम, ठीक है। तो हमें पता है एक्स प्राइम है गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम है वाई, जेड प्राइम है जेड, टी प्राइम है गामा टी माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी एक्स प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा डी एक्स माइनस वी डी टी से डिवाइड कर देंगे इसको कंप्लीट इक्वेशन को, तो गामा डी एक्स बाई डी टी को लिख देंगे यू एक्स माइनस वी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास डी एक्स बाई डी टी प्राइम। सिमिलरली डी टी प्राइम को क्या लिखेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टी प्राइम गामा डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर, और इसको डी टी से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, 1 माइनस वी डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर नीचे डी टी आएगा, डी एक्स बाई डी टी को यू एक्स लिख देंगे बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नीचे, तो डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम आ जाएगा हमारे पास, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो दिस इज द वेलोसिटी यू एक्स प्राइम। तो ये हो गई हमारे पास यू एक्स प्राइम, ठीक है। ये वेलोसिटी होगी एस प्राइम फ्रेम में पार्टिकल की इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई फ्रेम में, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का एस प्राइम फ्रेम में। ऐसे ही जेड कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। वाई कंपोनेंट क्या आएगा, देखो वाई कंपोनेंट आएगा हमारे पास डी वाई प्राइम इक्वल टू डी वाई, जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली, यहाँ से लिख देंगे डी वाई प्राइम इक्वल टू डी वाई, डी टी प्राइम हमने निकाला ही हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं डी वाई प्राइम बाई डी टी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी हमारे पास यू वाई, और डी टी प्राइम बाई डी टी भी हमारे पास है, डी टी प्राइम बाई डी टी हमारे पास है गामा 1 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास यू वाई गामा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये आएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाई कंपोनेंट ऑफ एस प्राइम फ्रेम में जो वाई कंपोनेंट होगा पार्टिकल की वेलोसिटी का, वो ये होगा हमारे पास। ऐसे ही जेड कंपोनेंट सिमिलरली निकाल सकते हो तुम,
यू वाई यू जेड गामा 1 माइनस वी यू एक्स बाय सी स्क्वायर, दिस इज द जेड कंपोनेंट। ये तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो फ्रेम है वो आपस में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। एक्स डायरेक्शन में जो एस प्राइम फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक्स वाली वेलोसिटी है यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। यदि वो वाई डायरेक्शन में मूव करता तो यहाँ आ जाता यू वाई माइनस वी 1 माइनस यू वाई बी बाई सी स्क्वायर। और जो एक्स और जेड कंपोनेंट की वेलोसिटी वो इस तरीके से आती, ये फॉर्म बनती, ठीक। और यदि वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है एस प्राइम फ्रेम, तो ये जेड वाली वेलोसिटी आ जाती यू जेड माइनस वी 1 माइनस यू जेड वी बाई सी स्क्वायर। तो एक्स और वाई वाली ऐसी आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक सिंपल सा केस है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने तीनों वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली। क्या सिंपल सा केस है हमारे पास, यदि जो पार्टिकल है वो सी स्पीड से मूव करता है एस फ्रेम में, लाइट है, मान लो लाइट को ही ले लेते हैं, वो सी स्पीड से मूव करती है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में जो लाइट है वो सी स्पीड से मूव कर रही है, तो एस प्राइम फ्रेम जो वी स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, ठीक है, तो उसे लाइट की स्पीड क्या दिखाई देगी। तो यू एक्स प्राइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यू एक्स प्राइम कितना होगा, यू एक्स प्राइम यू एक्स माइनस वी 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर। यदि वो सी की स्पीड से मूव करती है लाइट, तो इस फ्रेम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली सी ही होनी चाहिए। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से हमने देखा था, और आइंस्टीन ने भी ये पोस्टुलेट किया था भाई जो लाइट की स्पीड है वो इनवेरिएंट होगी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करो, देखो सी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि सी आ रही है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सही है, तो ये आ जाएगा सी माइनस वी 1 माइनस सी वी बाई सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस वी बाई सी, तो सी माइनस वी से सी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी। तो यू एक्स प्राइम भी हमारे पास आ जाएगा सी। तो जो लाइट की वेलोसिटी है वो सी ही होगी। और यू वाई प्राइम तो जीरो हो जाएगा, यू वाई प्राइम, और यू जेड प्राइम तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उस डायरेक्शन में तो है ही नहीं वेलोसिटी। यू वाई प्राइम जीरो हो जाएगा, यू जेड प्राइम जीरो हो जाएगा क्योंकि यू वाई जीरो है और यू जेड जीरो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट, और यहाँ से प्रूव भी होता है भाई जो लाइट वेलोसिटी जो स्पीड सी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी किसी भी फ्रेम में, चाहे मूविंग फ्रेम हो चाहे रेस्ट पोजीशन पे हो फ्रेम, जो सी है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी की स्पीड कांस्टेंट रहेगी।